हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर साइकोलॉजी टीचर। आज के सेशन में हम जो दिसंबर 2024 का साइकोलॉजी का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। हम इनको 4 पार्ट्स में करेंगे, 25 क्वेश्चंस इन ईच पार्ट। ये जो पेपर है वो ऑब्वियसली जो लोग नेट देने वाले हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ में अभी जो पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक रिपीट होते हैं। तो अगर आप सेट के लिए या नेट के लिए या इवन पीएससी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ट्रेड्स दैट आर इन्फ्लुएंशियल बट ओनली विद इन अ नैरो रेंज ऑफ सिचुएशन सच एज लाइकिंग चॉकलेट्स आर लेबल्ड एज। हमको पता है ये 3 तरीके के ट्रेड्स किसने दिए हैं, एल्बर्ट ने दिए हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हाँ, बहुत सारे पेपर्स में आ चुका है। 3 ट्रेड्स दिए हैं, 3 तरीके के ट्रेड्स बताए हैं इन्होंने। पहला जो है वो कार्डिनल ट्रेड है। कार्डिनल ट्रेड क्या होता है? जो भी डोमिनेंट ट्रेड होते हैं, जैसे नॉन वायलेंस महात्मा गांधी का, जिससे उनकी पूरी पर्सनालिटी ऐसे हम कर सकते हैं। देन सेंट्रल ट्रेड्स होते हैं सेकंड, ये 5 से 10 हो सकते हैं किसी एक इंसान में, जैसे ऑनेस्टी है ना, हम्बल है कोई, तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं या ट्रेड्स होते हैं सेंट्रल ट्रेड्स होते हैं। जनरल ट्रेड्स एल्बर्ट ने दिया नहीं है। सेकेंडरी ट्रेड्स जो होते हैं वो ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो सिचुएशनल होते हैं, ज़रूरी नहीं है एक सिचुएशन में हम कुछ चीज़ पसंद कर रहे हैं तो दूसरी सिचुएशन में भी वो चीज़ पसंद करेंगे। यहाँ पे रेंज ऑफ सिचुएशंस ही कह रहे हैं, सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, सेकेंडरी ट्रेड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which principle of research ethics emphasizes the importance of disclosing the true nature of the study to participants after their participation? रिसर्च जब भी हम कंडक्ट करते हैं हमको रिसर्च एथिक्स जो है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे रिसर्च एथिक्स होते हैं। यहाँ पे हमको इन्होंने डेफिनेशन ही दे दी है। किसकी डेफिनेशन दे दी है? डी ब्रीफिंग की। डीब्रीफिंग का मतलब यही होता है कि हम क्या करते हैं, जब पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं स्टडी के लिए, उसके बाद उनको उसका जो भी स्टडी है उसका ट्रू नेचर डिस्क्लोज करते हैं, उनको उसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड, ये सारे भी हैं ना इम्पॉर्टेंट ही हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, राइट टू विड्रॉल, जस्टिफिकेशन ऑफ डिसेप्शन, ये सारे भी रिसर्च एथिक्स ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, एथनोग्राफिक मेथड। एथनोग्राफिक मेथड कौन सी मेथड है? ये एक क्वालिटेटिव मेथड है रिसर्च की। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द क्वालिटेटिव मेथड, बहुत अच्छी रिसर्च मेथड है। इसमें पूछ रहा है, इट इज रिलेटेड टू द स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड। क्यों होता है? टू एक्सप्लोर द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द ग्रुप। हाँ, एक जो ग्रुप होता है वो साथ में कहाँ पे कैसे रह रहा है एक्सप्लोर करने के लिए हेल्पफुल होता है। येस, टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप्स विद पीपल टू बी स्टडी। हाँ, यहाँ पे रिलेशनशिप जो है अपना बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिपोर्ट फॉर्म जब होगी उसके बाद ही तो वो अपना पूरा कंसेंट देंगे ना, अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताएंगे, उनके पास क्या पॉजिटिव चीज़ है, क्या नेगेटिव चीज़ है, क्या स्ट्रगल्स हैं उनके, ये सारी चीज़ें वो तभी बताएंगे जब एक रिपोर्ट स्टैब्लिश होगी। तो यहाँ पे रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थर्ड, टू स्टडी द सोशियो डेमोग्राफिक प्रोसेस दैट शेप एन एडुकेटेड पर्सन। नहीं, ये तो कुछ भी है ही नहीं, सी है नहीं। सी अब जिस जिस ऑप्शन में दिख रहा है वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। देन टू कॉम्प्रिहेंड द अदर वाइस विस रिसर्चर्स ओन सेल्फ। ये जो है ना, ये बुक टर्म है, जो पुरानी एक बुक आई है उसमें एक ऐसा पूरा एक सेंटेंस दिया हुआ है कि ये रिफ्लेक्सिव होता है। इसका मतलब है कि अब जब आप उनके बारे में किसी और के बारे में रिसर्च करते हैं, इट इज़ ऑल्सो मिरर टू योर ओन सेल्फ। आप अपने अजम्पशंस, अपने बारे में आपने जैसा जीवन जिया है, आप उस चीज़ को भी इन्वॉल्व कर ही लेते हैं दूसरों के साथ। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। देन टू बी सेंसिटिव टू द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये तो होना ही चाहिए ना। तो ए बी डी एंड ई, ये चारों ही हमें सही लग रहे हैं। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन सी है ए डी ई एंड ये है बी डी। आई गेस दोनों आंसर्स ही यहाँ पे करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, सो सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, who termed the body's response to stressors as general adaptation syndrome? जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम किसने दिया है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर पेपर में देखने मिला है, पता नहीं क्यों, जीएस उनका फेवरेट है या क्या। तीनों के बारे में पूछता है, अलार्म, रेजिस्टेंस, एक्सॉशन, जो इसके अंदर आते हैं जीएस के अंदर। एंड किसने दिया है ये भी बहुत बार पूछ लेता है, हमको पता है किसने दिया है, हैंसेले ने दिया है। देन फिफ्थ क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग।
ल्यूरिया नेब्रास्का जो टेस्ट है वो क्या करता है? न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी है ना, दिमाग के अंदर जैसे ब्रेन डैमेज हो जाता है या ब्रेन इंजरी हो जाती है, वो सब टेस्ट करने के लिए इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट का 3 हो गया। अगर आप यूजी पीजी स्टूडेंट हैं या आपने पढ़ रखा है साइकोलॉजी, आपको पता ही होगा, आपने देखा भी होगा। देन मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, ये भी एमबीटीआई इजी है ना। एमबीटीआई पर्सनालिटी असेस करता है, कार्ल यंग के 2 एलिमेंट्स इंक्लूड किए हैं, फंक्शंस होते हैं अलग से। तो ये क्या करता है? टेस्टिंग इन इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस। हाँ, जब भी आप कहीं पे जॉब वगैरह के लिए जाते हो तो इसको कई बार बहुत बार असेसमेंट टूल यूज़ किया जाता है। साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा चलता है ये, और कुछ और एशियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो बी का 4 हो गया। देन पॉटिस मेस टेस्ट। पॉटिस मेस टेस्ट क्या करता है? ये आपकी इंटेलिजेंस को एसेस करता है, और ये परफॉर्मेंस टेस्ट है, नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट है। तो सी का हो गया 2। एंड द लास्ट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये तो पता ही है ना, क्या करता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट? ये एक नॉन पिक्टोरियल प्रोजेक्टिव टेस्ट है, राइट। तो यहाँ पे 1 हो गया। 3 4 2 1 कहाँ दिया हुआ है? 3 4 2 1, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अगर आपको नहीं बन रहा है, सिर्फ ए का पता है कि ल्यूरिया नेब्रास्का साइकोलॉजिकल बैटरी है, तो भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग अगेन। इसमें कह रहे हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एक्शन हैज़ एन इफेक्ट ऑन द टाइप ऑफ मोटिवेशन एग्जिस्टिंग फॉर द एक्शन। ये किसकी डेफिनेशन है? ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी की डेफिनेशन है। ठीक है, कि सोशल कंटेक्स्ट जिस भी एक्शन का होता है उसका इफेक्ट होता है, राइट। देन पीपल आर सेड टू हैव ऑप्टिमल लेवल ऑफ टेंशन लीड्स टू मेंटेनेंस बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्टिमुलेशन। यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ अराउजल की बात हो रही है कि अगर लो अराउजल होता है तो हम उसको स्टिमुलेशन दे के बढ़ा लेते हैं, अगर हाई होता है तो हम स्टिमुलेशन दे के उसको डिक्रीज कर लेते हैं। अराउजल थ्योरी। बी का क्या हो गया? 3। देन ए का 4, बी का 3, सिर्फ एक में ही दिख रहा है, यहीं पे ऑब्वियस हो गया आंसर। फिर भी देख लेते हैं बाकी। बिहेवियर अराइजेस फ्रॉम इंटरनल ड्राइव्स टू पुश द ऑर्गेनिज्म टू सेटिस्फाई फिजियोलॉजिकल नीड्स। ड्राइव के बारे में बात कर रहा है, इंटरनल ड्राइव जो होती है उसके बारे में बात कर रहा है, तो क्या होगा? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ही तो होगा। देन लास्ट है, a person's view of himself can affect the individual perception of success or failure। ये सेल्फ थ्योरी हो गई मोटिवेशन की। इजी क्वेश्चन अगेन। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग अगेन। सबसे बेस्ट होता है मैच द फॉलोइंग, मतलब इजीली आप नंबर गैदर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एक या दो भी ऑप्शंस पता है तो बाकी आप इजीली कर लेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं जीव क्या होता है? जीव का मतलब क्या होता है? जिसमें जीवन होता है, मतलब जो लिविंग बीइंग होता है। इजी। देन ए का 4 यहीं पे आंसर सॉल्व हो गया ना हमारा। ए का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। फिर भी देख लेते हैं बाकी। कर्ता, कर्ता क्या? कर्ता मतलब जो कर रहा है, जो कुछ भी चीज कर रहा है, जो कर रहा है वो क्या है? वो एजेंट ही तो है। एजेंट कैपेबल ऑफ फ्रीली चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, जनाता का मतलब होता है कि जो नोअर होता है, जो जानता है चीजें। ठीक है, एंड लास्ट है भोक्ता। भोक्ता का मतलब जो चीज भोग कर, जो भी भोग करता है, किसी किसी भी चीज को भुगतते हैं ना, भुगतना कहते हैं हम, वही है भोक्ता। एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर एंड पेन। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फेस्टिंगर, द 3 बेसिक थिंग्स दैट पीपल कैन डू टू रिड्यूस कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस से भी क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। कभी कभी पूछ लेते हैं दिया किसने है, तो किसने दिया है? लियोन फेस्टिंगर ने दिया है। अब कॉग्निटिव डिसोनेंस कब हो जाता है? जब हमारी बिलीव्स, हमारे एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट करने लगते हैं एक दूसरे से। तो कह रहे हैं कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशन को हमको रिड्यूस करने के लिए, कॉग्निटिव डिसोनेंस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन कह रहा है चेंज देयर कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर टू मेक इट मैच देयर एटीट्यूड। अब किसी को पता है कि स्मोकिंग इज बैड, ठीक है, स्मोकिंग इज बैड, तो उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने स्मोकिंग क्विट कर दिया। तो ये हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है, ये तो सही है ना, इससे तो कम हो जाएगा। चेंज देयर कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड ओवर ट्रस्ट वर्दी मैसेज। ट्रस्ट वर्दी मैसेज वाली बात इनने थोड़ी की है, वो तो इलेबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल जो है उसमें बात करी गई है, तो ये तो गलत हो जाएगा।
देन चेंज देयर करेंट कॉन्फ्लिक्टिंग कॉग्निशन टू जस्टिफाई देयर बिहेवियर। कोई कहने लगा कि हाँ मुझे तो वैसे ही जिम नहीं जाना था, बारिश हो रही है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया, अपना जो कॉन्फ्लिक्टिंग कॉग्निशन है उसको जस्टिफाई कर दिया अपने बिहेवियर से, वो गए ही नहीं, तो ये भी सही है। फॉर्म न्यू कॉग्निशन टू जस्टिफाई देयर बिहेवियर। अब किसी को बहुत मीठा खाना है, उसको पता है उसको डाइट करना चाहिए तब भी मीठा खाना है, तो वो क्या करेगा, वो नया कॉग्निशन बना लेगा, क्या कह रहे थोड़े टाइम बाद तो मर ही जाना है हम सबको, तो अच्छे से खा के ही मरता है ना। तो ऐसे करके ये क्या करने लगते हैं, नए कॉग्निशन बना के अपने बस बिहेवियर को, जो उनको मीठा खाना है, जो उनको क्रेविंग हो रही है, उसको जस्टिफाई करने लगते हैं। ठीक है, ये भी सही है। यूज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पेरीफेरल रूट। पेरीफेरल रूट अगेन इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल। इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल में दो रूट होते हैं, एक सेंट्रल रूट होता है, एक पेरीफेरल रूट होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए ना, बी और ई, क्योंकि इस कॉग्निटिव रेजोनेंस की तो बात ही नहीं कर रहे, तो ई नहीं है हमारे पास। और क्या नहीं है, बी नहीं होना चाहिए, बी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, ऑप्शन डी, जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए सी एंड डी, ए सी एंड डी। ठीक है, चलिए, द मैकेनिज्म्स ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन, ये जो है वो लास्ट यूनिट से है ना, जो लास्ट यूनिट 10 है उसमें स्टिग्मा के बारे में आजकल बहुत बात हो रही है। स्टिग्मा एक नेगेटिव चीज़ होती है जो लोग बना लेते हैं किसी भी क्लास, कम्युनिटी, किसी भी इंडिविजुअल को लेकर, है ना। तो इसमें ये कह रहे हैं कि सब चीज़ें जो हैं वो स्टिग्मेटाइजेशन को लीड करती है, एक्सेप्ट पहला क्या है, नेगेटिव ट्रीटमेंट एंड डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये तो करते ही है ना, अगर आप पहले से किसी इंसान के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, अब डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हो, दैट इज पार्ट ऑफ स्टिग्मा, राइट। देन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यहाँ पे नहीं आएगा, यही गलत होना चाहिए। तभी भी हम बाकी देख लेते हैं। एक्सपेक्टेंसी कन्फर्मेशन प्रोसेस, क्या हो जाता है, किसी इंसान के लिए आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, किसी क्लास कम्युनिटी के लिए आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, स्टिग्मा है एक आपके दिमाग में, तो आपको बहुत बार वो लोग वही चीज़ करते दिखेंगे जो चीज़ आपके दिमाग में है, दैट इज़ कन्फर्मेटरी बायस। ठीक है, तो वो चीज़ भी होती है, ये भी ठीक है। ऑटोमेटिक स्टीरियोटाइप एक्टिवेशन, अचानक से आपको वो दिखते ही हैं तो वो अनकॉन्शियसली, ठीक है, इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिट फॉर्म में ये चीज़ अपने आप होने लगती है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नहीं है, दैट इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। Farrell has identified major applications of computers to cognitive behavioral assessment which are given below. ठीक है, फेरल ने 1992 में ये कह रहे हैं, आजकल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगे हैं ना, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या बताया है। तो कोडिंग ऑब्जर्वेशनल डेटा, हाँ, जो भी हम डेटा डालते हैं सिस्टम पे, या जो भी चीज़ वो ऑब्जर्व करता है उसको कोड थी तो करता है, इनक्रिप्ट करता है। ठीक है, देन डायरेक्टली रिकॉर्डिंग बिहेवियर, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो जो सिस्टम होता है उसका कैमरा ऑन होता है, वो प्रोसेस करता है आप कौन सी कीज़ बार प्रेस कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली रिकॉर्ड भी करता है। इनडायरेक्टली रिकॉर्ड करने की बात इन्होंने नहीं करी है, ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो टॉक्ड इन हिज थ्योरी। ठीक है, जो भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है उसमें। रिपोर्ट राइटिंग इज़ नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन ए, बी एंड डी सही आंसर हो जाएंगे। ए, बी एंड डी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, देन अरेंज द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज थ्रू द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। ठीक है, 5 हमको सीक्वेंस दिया है, हमको इसको बताना है। सबसे पहले क्या होगा, एडिंग कॉन्सोनेंट साउंड टू द वॉवल्स, उसके पहले तो वॉवल जनरेट होगा ना, हाँ, मेकिंग वॉवल लाइक साउंड्स, ये फर्स्ट हो जाएगा। बच्चे आ, ई, ऐसे करके ही यही सब सारे साउंड तो निकालते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, जब ये निकालने लगते हैं तो उसके आगे पीछे पहले पा, या ठीक है, या ऐसे करके कॉन्सोनेंट ऐड करने लगते हैं, तो ये सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, फिर यूज ऑफ ग्रामेटिकल टर्म्स बाद में होता है, वन वर्ड स्पीच, हाँ, फिर वन वर्ड स्पीच तैयार हो जाएगी, फिर सिंपल सेंटेंसेस बोलेंगे नाउन वर्ब्स एंड एडजेक्टिव यूज करके, एंड लास्ट में क्या होता है, ग्रामेटिकल टर्म्स जो है वो ऐड ऑन करके वो लेंथ जो है वो बढ़ाने लगते हैं सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा बी, बी, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ए, बी, ए जो है मतलब ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं फिर भी, बी, ए, सी, ई एंड डी, ऐसे करके हमारे ये सही सीक्वेंस हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता है, मतलब अगर आपने नहीं भी पढ़ा है साइकोलॉजी में, तो भी बन जाएगा। दिस इज दैट इजी ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिलेशन टू पियाजेज डेवलपमेंट थ्योरी।
जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी? इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थी कि बच्चों का दिमाग जो है वो कैसे विकसित होता है। 4 स्टेजेस में इन्होंने बताया है, एसिमिलेशन की बात भी करी है, अकोमोडेशन की बात भी की है। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू स्टेजेस। हाँ, इन्होंने क्या बोला था बच्चों को? लिटिल साइंटिस्ट ही तो बोला था ना, इन्होंने ही तो बोला था। ये लिटिल साइंटिस्ट के जैसे एक्ट करते हैं, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं दुनिया की। दिस इज करेक्ट। कल्चर एंड सोशल इंटरैक्शन गाइड डेवलपमेंट, नहीं, ये पियाजे ने बात नहीं करी थी इसकी, इसकी वाइगोत्स्की ने बात की थी। ठीक है, चलिए। ईच ऑफ दीज स्टेजेस इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेज। हाँ, हर स्टेज एक दूसरे से डिफरेंट होती है। नॉलेज इज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू इंटरैक्शन, इंटरैक्शन की बात इन्होंने नहीं करी है। अगेन की है इन्वायरमेंटल इंटरैक्शन की, बट उतनी नहीं की है, वाइगोत्स्की में ज़्यादा जाएगा ये। ईच डेवलपमेंटल स्टेज ब्रिंग्स डिस्टिंक्ट वे ऑफ थिंकिंग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये तो यही बात हो गई ना जो सी कही है, अलग तरीके से बोल दिया बस। तो ए, सी एंड ई हमारे सही आंसर हो जाएंगे। ए, सी एंड ई कहाँ दिया हुआ है? ए, सी एंड ई, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। देन मैच द फॉलोइंग अगेन, यहाँ पे हमको इन्होंने स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन दे दिया है। रिग्रेशन के बारे में पूछा है कि मल्टीपल रिग्रेशन, रिग्रेशन इक्वेशन एंड रिग्रेशन लाइन में क्या। सबसे पहले मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है? प्रेडिक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एज अ रिजल्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स। हम यही तो करते हैं ना, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेडिक्टर के थ्रू डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एज अ रिजल्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स लिखा है ना, दिस, तो यहाँ पे यही करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा। अब कह रहे रिग्रेशन क्या होता है? फॉर्मूला नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं, फॉलिंग ऑफ द डिपेंडेंट वैल्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यू। फॉलिंग ऑफ से मतलब है चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजिंग या फॉलिंग ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों यूज होता है, तो यहाँ पे बी का ऑप्शन 3 हो गया। रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन मतलब फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वही कह रहा था, फॉर्मूला टू प्रेडिक्ट द y वेरिएबल वैल्यूज बेस्ड ऑन x वेरिएबल। तो यहाँ पे c का फर्स्ट हो गया। रिग्रेशन लाइन क्या होगी? स्ट्रेट लाइन डिफाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ x एंड y वेरिएबल बाय स्क्वायरिंग डेविएशंस अराउंड इट, तो यहाँ पे 2 हो गया। 4 3 1 2 कहाँ पे दिख रहा है? 4 3 1 2, अगेन ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस देख के ना पैनिक नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी देखते हैं लोग स्टैट्स के या रिसर्च के, पैनिक कर जाते हैं, पैनिक नहीं करना है। आराम से सबको सबको छोड़ देना है, मतलब कुछ भी मत देखो आप, ये सब कुछ भी मत देखो, एलिमिनेट कर दो सबको, और सिर्फ देखो मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन के बाद आप क्या करो, आप देखो कि फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला होगा नहीं, स्ट्रेट लाइन लिखा है, होगा नहीं, फॉलिंग ऑफ हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूज दिया है, फिर आप देखो ये हो सकता है, ठीक है लग रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल एज अ रिजल्ट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स, यहाँ पे 2 और मोर वेरिएबल्स बोल दिया, मतलब मल्टीपल तो यही होगा। तो हमको क्या पता चल गया? ए का 4 है, ए का 4 दो में दिया हुआ है, तो आप देख लेंगे ए एंड ये डी देख लेंगे, इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे। फिर आप सेकेंड में आएंगे, आपको सेकेंड नहीं बन रहा है, आप लाइन देख लेंगे, रिग्रेशन लाइन दिया है तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। ऐसे करके ना थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करके आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, तो आप इजीली क्वेश्चंस बना लेंगे। एकदम स्टार्टिंग से ही पैनिक नहीं करना, जहाँ पे आपको लग रहा है पैनिक है वहाँ पे सबको इग्नोर करके सिर्फ एक टर्म या दो टर्म देखने लगना, फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते जाना। ओके, चलिए, उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। In Piaget's cognitive developmental stages, a fully developed sense of object permanence appears at which stage? Object permanence कब डेवलप होता है? सेंसरी मोटर स्टेज के बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उसके जो लास्ट स्टेज होती है उसमें डेवलप हो जाता है, मतलब किसमें होता है? सेंसरी मोटर में ही डेवलप होता है। ठीक है, चलिए, अरेंज द फॉलोइंग फेसेस ऑफ बेसिक मोटिवेशन प्रोसेस इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, कैसे होता है? सबसे पहले क्या होता है, मतलब ड्राइव रिडक्शन जो थ्योरी है ना उसी का एक्चुअली ये लोग पूछ रहे हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले बॉडी में क्या होती है? बॉडी में होती है टेंशन। ठीक है, टेंशन के बाद क्या होता है? टेंशन लीड्स टू ड्राइव। ठीक है, उसके बाद ड्राइव क्या बोलती है कि भाई गोल को फुलफिल करो। ठीक है, गोल को फुलफिल करने के पहले क्या होगा? एक्शन होगा, एक्शन होगा, फिर गोल नीड फुलफिलमेंट हो जाएगी, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा? होमोस्टेसिस हो जाएगा। तो सी ए ई, सी ए ई किस में दिया है? सी ए ई फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है। उसके बाद क्या है? बी डी, यही है क्या? बी डी,
तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। इजी। देन अ मेजर न्यूरल पाथवे दैट, ये इन्होंने कुछ नया पूछ लिया है भाई, क्योंकि अभी तक क्या पूछ रहे थे, ब्रोकाज एरिया जो है वो कहाँ होता है, क्या करता है, स्पीच, हमको पता है स्पीच प्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है, वर्निकाज एरिया क्या करता है, स्पीच को कॉम्प्रिहेंड करने का काम करता है, कॉम्प्रिहेंशन का काम करता है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा न्यूरल पाथवे इसको कनेक्ट करता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार हो सकता है कि आपको ना बने, कोई बात नहीं, 3-4 क्वेश्चंस हो सकता है, कभी कभी इवन 10-12 क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपने पढ़े ना हो और आ जाएं। यहाँ पे आप ऑब्वियसली गेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं आक्यूएट वेसिकुलस। ठीक है, चलिए 17th क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक में क्या होता है, सब होता है एक्सेप्ट, मतलब क्या नहीं होता ये बताना है। इनवल्नरेबिलिटी होती है क्या, देन सेल्फ डिसेप्शन होता है, हाँ। लैक ऑफ डिसएग्रीमेंट, हाँ, डिसएग्रीमेंट अगर हो तो वो ग्रुप थिंक है ही नहीं। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, नहीं ये गलत है, इनवल्नरेबिलिटी भी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंशियल मीनिंग ऑफ सच्चित आनंद। सच्चित आनंद का क्या होता है, आनंद का मतलब क्या होता है, हमको पता है ब्लिस होता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अगेन हमको पता चल गया। सत चित्त का मतलब कॉन्शियसनेस होता है अगेन। ठीक है, और सत का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। दिस वॉज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। फिर बिकॉज ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड फेलियर्स इन द पास्ट, अ टेंडेंसी टू फेल इन एक्ट टू एस्केप फ्रॉम अ सिचुएशनल इमर्ज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लर्नड हेल्पलेसनेस कहते हैं ना। दिस इज कॉल्ड एज लर्नड हेल्पलेसनेस। किसने कॉन्सेप्ट दिया था, मार्टिन सेलिंगमैन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग प्रोड्यूस बेस्ट रिकॉल, सबसे अच्छा याद किस में आता है। फोनेटिक लेवल नहीं, इसमें तो साउंड बस होता है। सीमेंटिक, यस, सीमेंटिक में क्योंकि हमको मीनिंग भी पता होती है किसी भी चीज़ की। स्ट्रक्चरल नहीं, मेंटेनेंस रिहर्सल नहीं, इलेबोरेटिव रिहर्सल, यस, तो बी एंड ई जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Research on perceived fairness in group settings indicates that we make judgments by focusing on three distinct aspects or rule. जस्टिस के 3 तरीके पूछ लिए हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की जो भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो सबको सही से हो रही है। कलेक्टिव नहीं होता है। प्रोसीजरल, हाँ, जो जस्टिस के पीछे प्रोसेस है वो सही होना चाहिए। ट्रांजैक्शनल भी करेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशनल इज नॉट करेक्ट, तो ए सी एंड डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए सी एंड डी, ऑप्शन बी। देन अकॉर्डिंग टू जनरल अग्रेशन मॉडल, फिर से आ गया क्वेश्चन, एक बार और पूछ चुके हैं इससे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अग्रेशन बिहेवियर। अग्रेसिव बिहेवियर को क्या चीज़ नहीं करती है, इन्फ्लुएंस नहीं करती है, कौन सा फैक्टर नहीं है। तो सिचुएशनल वेरिएबल तो है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है वो भी है, पर्सनल ट्रेट भी है। जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन यहाँ पे GAM जो जनरल अग्रेशन मॉडल है उसमें इसकी बात नहीं करी गई है। Then which of the following characteristic of test determines whether the people who have done well on a particular test have also done well on the whole test? कैसे बता देंगे हम इसको, आइटम डिस्क्रिमिनेशन से ना, कि जो अपर रेंज में हम 27% देखते हैं, फिर लोअर रेंज में 27% देखते हैं, फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आइटम डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन 24 अगेन, मैच द फॉलोइंग है। सबसे पहले कह रहे हैं रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, फिर बोल रहे हैं सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस, रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। हमको मैच करना है, इनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं। ठीक है, तो रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट नहीं, स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिस अराइज फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लिमिटेड रिसोर्स, यही तो था ना इसका, कि रिसोर्सेज कम होते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज होने लगती है, उसकी वजह से स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस भी बन जाते हैं। ठीक है, देन द थ्योरी दैट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन हॉस्टाइल ग्रुप्स विल रिड्यूस प्रेजुडिस अंडर सर्टेन कंडीशन। कॉन्टैक्ट, अगर हम दो हॉस्टाइल ग्रुप्स का कॉन्टैक्ट करा देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हो सकता है प्रेजुडिस कम हो जाए कुछ कंडीशंस में। ये क्या हो गया, कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस हो गया, सी का क्या हो गया 4। देन फीलिंग ऑफ, फिर क्या, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, द थ्योरी दैट
पीपल फेवर इन ग्रुप ओवर आउट ग्रुप इन ऑर्डर टू एनहांस सेल्फ एस्टीम, ये क्या हो गया, बी का 3 हो गया। एंड रिलेटिव डिप्रीवेशन क्या है, फीलिंग ऑफ डिस्कंट अराउंड बाय बिलीव दैट वन फॉल्स फुली कंपेयर्ड विद अदर, दिस इज 1। 2 3 4 1 किस में दिया हुआ है, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। देन अच्छा, ये सारे जो है ना, ये किन किन ने दिया है, किसने ये सारी थ्योरीज दी हैं, थ्योरीज के जो नाम हैं वो पता होने चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन इससे आ जाता है। और अच्छे से डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मतलब कि कौन सी थ्योरी क्या चीज़ डिनोट करती है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है जिसकी वजह से मार्क्स सीधा चले जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, रायन एंड डेसी की कौन सी थ्योरी है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ठीक है, किसके लिए है ये, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है इस थ्योरी में, वो देख लेते हैं। क्या प्रपोज किया है कि पीपल हैव इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स स्पॉन्टेनियस इंटरेस्ट, मास्टरी एंड एक्सप्लोरेशन। हाँ, लोगों का तो होता ही है ना इंटरेस्ट, किसके लिए, कि उनका अचानक से इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, मास्टरी एक्सप्लोर कर सके। ये सारे क्या इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही तो है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन अकर्स व्हेन आर नीड फॉर इम्पोर्टेंस एंड ऑटोनॉमी इज सेटिस्फाइड, ये भी ठीक है। द थ्योरी एक्सप्लेन जेनेसिस ऑफ नीड्स, नहीं ये नहीं एक्सप्लेन करती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज स्ट्रेंथन बाय गोल्स, डेडलाइंस एंड डायरेक्टिव। डेडलाइन की तो बात होनी ही नहीं चाहिए ना, वो तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में हो जाता है। देर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मोटिवेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे ए बी एंड ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी एंड ई किस में दिया हुआ है, ए बी एंड ई लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा ये करेक्ट हो गया। यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए नेट पेपर 2 के। ठीक है, अभी जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे। ऑल्सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, टू सब्सक्राइब, इट जस्ट गिव्स मी मोटिवेशन टू कीप ऑन गोइंग। ओके।